एपिसोड 46 शत्रुपा तलवार का असली रूप। अब तक कहानी में करण ने मन बना लिया था कि वो पहले बेसिक स्वॉर्ड तकनीक को फ्यूज करेगा, फिर हेवनली स्वॉर्ड तकनीक को फ्यूज करेगा ताकि उसको भविष्य में कोई भी दिक्कत नहीं हो तलवार से संबंधित। करण को बेसिक स्वॉर्ड तकनीक को फ्यूज करने से तलवार बल की हल्की झलक मिली थी। करण अपनी बेसिक स्वॉर्ड तकनीक की प्रैक्टिस करने की सोचता है। आधे दिन में उसने उस डमी को इतना घायल कर दिया कि वो ब्लास्ट हो गया। करण के चेहरे पर मुस्कान थी, आखिर उसने तलवार चलाना में बेसिक स्टेज पर मास्टरी कर ली थी। करण अब अपनी मेडिसिन स्किल को इस्तेमाल करके अपने लिए ऊर्जा प्रदान करने वाली गोली बनाना चाहता था। इसलिए वो मेडिसिन रूम में से अपने काम की मेडिसिन लेकर पिल रूम में आ जाता है। करण लगातार पिल बनाता रहा, उसने रात होने से पहले 100 पिल बना डाली। इस पिल का नाम हिराशक पिल था, जो बहुत प्राचीन पिल थी। करण दोबारा से प्रैक्टिस रूम में आ गया था और उसने सिस्टम को हेवनली स्वॉर्ड तकनीक को भी फ्यूज कर लिया। इस बार करण को आरंभिक स्तर का तलवार बल प्राप्त हुआ। करण हेवनली स्वॉर्ड तकनीक को प्रैक्टिस करना चाहता था, पर इसके लिए उसको दिव्य स्तर की तलवार चाहिए थी, तो सिस्टम उसको उसकी स्टोरेज रिंग में रखी काली तलवार के बारे में बताता है। अब कहानी में आगे करण उस तलवार की इतनी सारी जानकारी प्राप्त करके हैरान था कि क्या ऐसे भी हथियार होते हैं इस दुनिया में जिनकी खुद की कोई चेतना होती है। यानी कि ये तलवार अपने हिसाब से सोच सकती है और अटैक भी कर सकती है। ऐसी तलवार अपने मालिक पर खतरा देखकर अपने आप सामने वाले पर अटैक कर देती हैं और अपने मालिक की रक्षा करती हैं। ऐसी तलवारें दिव्य तलवार को तक आसानी से काट देती हैं, जैसे किसी कागज को काटा हो। करण उस तलवार से अपनी उंगली पर एक कट लगाता है और एक बूंद खून उस तलवार पर गिराता है। जैसे ही खून की बूंदें तलवार पर गिरती हैं, वो तलवार बिजली की तरह कड़कने लगती हैं। तलवार करण के हाथ से छूटकर हवा में उड़ जाती हैं तो बादलों की तरफ एक बिजली का बार करती हैं, जैसे कि वो अपनी स्थिति को लेकर सबको चेतावनी दे रही हो। धीरे धीरे उस तलवार की धार बढ़ने लगती है और मजबूती इतनी हो जाती है 100 लोग मिलके भी ना उठा सके। उसका पूरा काला रंग गायब हो गया था, अब वो नीले रंग में चमक रही थी। उस तलवार का हैंडल सुनहरे रंग का हो गया, जिसमें एक लाल मानिक लगा हुआ था। अचानक उसमें एक ड्रैगन निकला और जोर से आसमान की तरफ दहाड़ा। उसकी दहाड़ से करण के स्पेस स्टो के बादल डरकर गायब हो गए। काफी देर तक ऐसी ही प्रक्रिया चलती रही, फिर उस तलवार की शक्ति घटने लगी और वो केवल दिव्य लेवल की तलवार बनकर करण के हाथ में आ गई। करण उस तलवार के थोड़ी देर पहले के कारनामे देखकर अब तक शोक में था। तभी उसको मन में एक बहुत प्यारी और मधुर आवाज सुनाई दी। मालिक, आखिर आपने मुझे फिर से ढूंढ लिया। मालिक, इस बार आपने मुझे ढूंढने में बहुत वक्त लगा दिया। देखो, मेरी ताकत सिर्फ दिव्य लेवल पर पहुंच गई है, वरना किसी वक्त पर मेरा कोई सामना नहीं कर सकता था। करण उस आवाज को सुनकर होश में आता है और उस तलवार से कहता है, अच्छा तो ये तुम हो शत्रुपा, तभी तो मुझे तुमसे हमेशा अपनापन सा महसूस होता था। पर तुम दिव्य लोक से यहाँ धरती लोक पर कैसे आ गई? तुम्हें तो दिव्य लोक में होना चाहिए था। मालिक, आपके मरने के बाद मुझे कोई हाथ भी लगाता तो या तो मैं उसे मार देती या फिर बुरी तरह से घायल कर देती, जिस वजह से सभी देवताओं ने मिलकर मुझे नष्ट करने का सोचा। सभी देवता अपनी सारी शक्ति लगाकर मुझ पर वार करने वाले थे, तभी एक अदृश्य शक्ति ने मुझे धरती लोक पर टेलीपोर्ट कर दिया। पता नहीं वो किसकी शक्ति थी, पर उसने मेरी मदद की। धरती लोक पर आते ही मेरी सारी शक्ति लॉक हो गई और कोई भी मेरी रैंक नहीं जान पाया, इसलिए सबने मुझे कचरा समझाकर कभी कहा फेंक दिया, कभी कहा। पता नहीं कितने सालों से मेरी ये दुर्दशा चल रही थी। मेरा मन तो करता कि मैं उन सब के सिर काट दूं, पर मेरी शक्ति जागृत ही नहीं होती थी और मेरी शक्ति दिन व दिन घटने लगी। अगर आपने कुछ क्षण पहले मुझे जागृत किया होता तो मैं इमोर्टल लेवल पर थी, पर आपने मुझे जागृत करने में देर कर दी। अब मेरी शक्ति केवल दिव्य लेवल पर है, पर आप चिंता मत कीजिए, इस धरती लोक में अब भी मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। ऐसा कोई हथियार नहीं जो मेरे सामने टिक सके। मालिक, इस बार पिछली बार जैसी गलती मत करना, चाहे कुछ भी हो, इस बार मैं किसी को भी मुझे हाथ नहीं लगाने दूंगी। आपने पिछली बार अगर उन लोगों को मुझे उठाने की अनुमति नहीं दी होती तो कौन आपको मेरे रहते मार सकता था? आपकी एक गलती से आपने और मैंने बहुत कुछ सहा है। अब मैं दोबारा आपसे दूर नहीं होना चाहती हूँ। अगर इस बार ऐसा कुछ हुआ तो अपने आप का अस्तित्व ही मिटा दूंगी। करण बेचारा चुपचाप अपनी तलवार की डांट सुन रहा था, क्योंकि वो जो कह रही थी उसमें से कुछ भी गलत नहीं था। करण ही अपनों पर ज्यादा भरोसा कर बैठा था, जिसका परिणाम आज उसको भुगतना पड़ रहा है। करण चुपचाप अपनी तलवार से कहता है, ठीक है, इस बार किसी पर भी हद से ज्यादा भरोसा नहीं करूंगा।
अब तो अपना गुस्सा थूक दो और शांत हो जाओ। अब मुझे तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करनी है, इसलिए अपनी शक्ति को तकनीक के हिसाब से रखना। ये डमी केवल प्रैक्टिस के लिए है, अपना गुस्सा मेरे दुश्मनों के लिए बचा कर रखो। जी मालिक, मैं समझ गई, आप चिंता ना करें, मैं हमेशा आपके हिसाब से चलूंगी। आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी, आप निश्चिंत रहे। करण प्रैक्टिस शुरू करने ही वाला होता है, तभी उसको सिस्टम की नोटिफिकेशन सुनाई देती हैं। मुबारक हो होस्ट, आपने एक दिव्य लेवल के हथियार को अपना बना लिया है। आपको 10,000 सिस्टम पॉइंट्स मिले हैं। आपको 10,000 एक्सपी पॉइंट्स मिले हैं। करण सोचता है, काश थोड़ी जल्दी की होती तो आज मुझे सिस्टम पॉइंट्स और एक्सपी पॉइंट्स कितने मिलते, ये सोचकर ही अफसोस हो रहा है। करण प्रैक्टिस शुरू कर देता है। इस बार उसको कोई दिक्कत नहीं आ रही थी और वो हर स्टेप को सफलतापूर्वक प्रैक्टिस कर पा रहा था। करण ने पूरे एक दिन और एक रात तक बिना रुके हुए अपनी प्रैक्टिस को चालू रखा। वो तो रुकना ही नहीं चाहता था, पर उस डमी की हालत अब इतनी नहीं थी कि वो एक भी बार सह सके। यदि करण ने उस डमी पर एक बार और किया होता तो वो ब्लास्ट हो जाता और हमेशा के लिए गायब हो जाता। इसमें करण का ही नुकसान था। ऐसे डमी को दोबारा बनाना बहुत मेहनत का काम था। करण ने अपनी प्रैक्टिस को रोक दिया और थोड़ी देर वहीं बैठकर अब तक की प्रैक्टिस को आत्मसात करने लगा। करीब आधे घंटे बाद करण ने अपनी आंख खोली और ऐसा लगा कि उसके शरीर के हर अंग से तलवार बल निकल रहा हो। अब करण सोचता है, थोड़ा भोजन किया जाए और एक दिन आराम किया जाए ताकि शरीर को रिलैक्स मिले और शरीर दोबारा से अपनी संपूर्ण ऊर्जा को हासिल कर सके। करण अपने लिए तालाब से कुछ मछली पकड़ कर लाता है और उनको फ्राई करने लगता है। भोजन तैयार होने के बाद करण मजे से भोजन करता है और आराम करने अपने कमरे में चला जाता है। करण पूरी रात सोता है और अगले दिन उठता है और तलवार लेकर स्पेस स्टोर से बाहर निकल आता है। करण गुफा में आकर देखता है, बाहर जंगल में तो आधी रात हो रही है। रात को तो सारे जानवर जंगल में शिकार को निकलते हैं। सिस्टम करण को स्कैन की रिपोर्ट सौंपता है, जिससे करण को पता चलता है 10 किलोमीटर आगे साधारण क्षेत्र खत्म हो जाता है और बाहरी क्षेत्र शुरू हो जाता है। अब करण ने गन लेबल हासिल कर लिया था तो उसके लिए साधारण क्षेत्र के जानवर कोई खतरा नहीं थे। वो आराम से साधारण क्षेत्र में घूम सकता था। कालमाया जंगल को 4 हिस्सों में बांटा गया था। पहला साधारण क्षेत्र जो 50 किलोमीटर तक फैला हुआ था, यहाँ केवल साधारण बिस्ट पाए जाते थे जिनमें कोई ऊर्जा नहीं होती थी, ना ही इनका कोई लेवल था। दूसरा क्षेत्र बाहरी भाग, जिसमें लेवल 1 से लेकर लेवल 5 तक के तिलस्मी बिस्ट जानवर पाए जाते थे जिनमें ऊर्जा होता थी और ये महागण लेवल तक के योद्धा से लड़ सकते थे। तीसरा क्षेत्र मध्य भाग, जिसमें लेवल 6 से लेकर लेवल 10 तक के तिलस्मी बिस्ट पाए जाते थे जिनके पास जाना मतलब अपनी मौत के पास जाना। यहाँ बाहरी भाग से अधिक शुद्ध ऊर्जा उपस्थित होती हैं। चौथा क्षेत्र अंदरूनी भाग, जिससे बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी, बस ऐसा कहा जाता था कि यहाँ लेवल 10 से ऊपर के तिलस्मी बिस्ट से लेकर शायद दिव्य लेवल तक के तिलस्मी बिस्ट पाए जाते थे। यहाँ प्राकृतिक शुद्ध ऊर्जा बहुत घनी होती है। करण आज शिकार करने के मूड में था, इसलिए उसने तलवार को हाथ में लिया और जंगल की तरफ अपनी फेदर लाइटनिंग तकनीक का इस्तेमाल करके बढ़ गया। करण ने आधी रात में साधारण क्षेत्र में हाहाकार मचा दिया। उसकी तलवार ने साधारण क्षेत्र के जानवरों को ऐसे काटा जैसे कोई मक्खन काट रहा हो। सारे जानवर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, पर करण किसी पर भी रहम नहीं दिखा रहा था। उसने आधी रात तक शिकार किया। आधे दिन में उसने हजारों जानवरों को मौत की नींद सुला दिया था। करण ने सभी जानवरों से काम के सामान लिए और उनकी लाशों को वही जंगल में जानवरों का खाना बनने के लिए छोड़ दिया। आधे घंटे में करण वापस गुफा में आ गया। करण जब गुफा में पहुंचा तब तक सुबह हो गई थी। सूरज की पहली किरण जैसे ही गुफा पर गिरी, गुफा में एक फूल की खुशबू सारी गुफा में फैल गई। करण की सारी थकान उस फूल की खुशबू से मिट गई। करण उस फूल को देखता है और सोचता है, जिस दिन मैं गुफा में आया था उस दिन तो ये फूल मुरझाया हुआ था और आज बिल्कुल खिला हुआ है। करण को कुछ गड़बड़ लगी। उसने फूल के पास जाकर देखा पर उसको कुछ नहीं मिला। उसने सिस्टम से गुफा को दोबारा स्कैन करने को कहा। करण उस फूल को हाथ लगाने के लिए आगे बढ़ता है। करण ने फूल तोड़ने के लिए जैसे ही फूल को हाथ लगाया, गुफा में अचानक से हलचल होने लगती है। ऐसा लगता है जैसे भूकंप आ गया हो। करण भी अपना बैलेंस नहीं बना पाता और वही गिर जाता है। धीरे धीरे हलचल शांत होती है और एक धम की आवाज के साथ एक दरवाजा खुलता है। करण खड़ा होकर देखता, जिस बिस्तर को वो सोने के लिए इस्तेमाल करता था हकीकत में उसके नीचे एक तहखाना था। तभी तो आज तक इस रहस्य को नहीं ढूंढ पाया, भला बिस्तर पर कौन शक करता।
करण कुछ सोचता उससे पहले ही सिस्टम बोलती है, होस्ट मैंने सारी गुफा को स्कैन कर लिया है, ऐसा लगता है ये किसी महान योद्धा की कब्र या फिर उनका गुप्त साधना स्थल है। इस तहखाने से बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी महसूस हो रही है, आपको सावधान रहना होगा, अंदर कुछ भी हो सकता है। क्या आप अंदर जाने की सोच रहे हैं? करण कुछ देर सोचता है फिर अपना मन बना लेता है कि जो होगा देखा जाएगा। अगर कोई खजाना हाथ लग गया तो उसकी किस्मत और नहीं लगा तो कुछ तो मिलेगा ही। करण हिम्मत करके आगे बढ़ने लगता है पर अचानक से उसका पैर मुड़ जाता है और वो सीधा उस दरवाजे में गिर जाता है। करण बहुत तेजी से नीचे गिर रहा था, ऐसा लग रहा जैसे उस गड्ढे का कोई अंत ही नहीं था। करण जैसे जैसे नीचे गिर रहा था उस पर अदृश्य दबाव पड़ने लगता है जिससे करण की शक्तियों में हलचल होने लगती हैं। करीब 20 मिनट हो गए पर अभी तक जमीन का कोई अता पता नहीं। करण सोचता है पता नहीं कितनी गहराई में जाकर गिरूंगा, अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो शायद मेरी कुछ हड्डियां जरूर टूट जाएगी। करण कुछ सोचता है और अपनी फेदर लाइटनिंग तकनीक से नीचे की ओर बढ़ने लगता है। तभी सिस्टम करण से बोलती हैं, होस्ट ऐसी गलती ना करे, नीचे कुछ भी हो सकता है, कोई खतरनाक जानवर या कुछ और खतरनाक जिससे लड़ने के लिए आपको शक्ति की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए शक्तियों को बचा कर रखे। करण भी अपनी तकनीक का इस्तेमाल करना बंद कर देता है। करण को नीचे गिरते हुए 45 मिनट हो गए थे, तब जाकर उसको मिट्टी की खुशबू आने लगी थी। करण अपनी शक्तियों से अपने शरीर को स्थिर करता है और थोड़ी देर में वो जमीन पर लैंड करता है। करण जमीन पर पहुंचकर चैन की सांस लेता है। करण देखता है चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। करण अपनी व्हाइट लोड्स फायर से उजाला करता है। तभी करण को एक आवाज़ सुनाई देती है, किसकी हिम्मत हुई जो मेरी नींद में परेशानी पैदा कर रहा है। करण तो उस आवाज़ के प्रेशर से ही खून की उल्टी करने लगता है और चारों तरफ देखने लगता है पर उसको कोई दिखाई नहीं देता है। करण काफ़ी घबरा जाता है। करण सोचता है क्या किस मुसीबत की मोल ले लिया तूने करण, जिसकी आवाज़ ही इतनी दमदार है वो खुद कितना शक्तिशाली होगा। किसकी थी वो शक्ति जिसने शत्रुपा को बचाया और करण को क्यों नहीं बचाया उसने? क्या लेवल था असल में शत्रुपा तलवार का जो वो वर्षों बाद भी दिव्य लेवल पर थी? क्या करण उस गुफा से जिंदा बच पाएगा या नहीं? क्या था उस गुफा में ऐसा कि सिस्टम भी नहीं जान पाया? क्या करण को गुफा में कुछ अच्छा खजाना मिलेगा या खाली हाथ ही रह जाएगा करण? एपिसोड 47 महान पूर्वज भस्मा सिंह। अब तक कहानी में करण उस तलवार की इतनी सारी जानकारी प्राप्त करके हैरान था कि क्या ऐसे भी हथियार होते हैं इस दुनिया में जिनकी खुद की कोई चेतना होती है। तलवार से अपनी उंगली पर एक कट लगाता है और एक बूंद खून उस तलवार पर गिराता है। उस तलवार का हैंडल सुनहरे रंग का हो गया जिसमें एक लाल मानिक लगा हुआ था। अचानक उसमें एक ड्रैगन निकला और जोर से आसमान की तरफ दहाड़ा। उसकी दहाड़ से करण के स्पेस स्टो के बादल डरकर गायब हो गए। उस तलवार ने अपना असली रूप धारण कर लिया और करण को मालिक कहकर बुलाया। करण भी उस तलवार को पहचान गया, वो उसकी शत्रुपा तलवार थी। शत्रुपा तलवार करण के मरने के बाद क्या क्या हुआ सब करण को बता दिया। करण अपनी पिछली बातें सुनकर शर्मिंदा था। करण उस तलवार के साथ प्रैक्टिस करने जंगल में निकल जाता है और पूरी रात तक जंगल में कोहराम मचाता है। जब वह वापस आता है तो सुबह हो चुकी थी। गुफा में आकर उसको गुफा में एक खिला हुआ फूल दिखाई देता है। करण उसको तोड़ने के लिए हाथ बढ़ता है। करण के फूल को छूते ही गुफा में एक गुप्त दरवाज़ा खुल जाता है। करण उस दरवाजे को देखने जाता है पर बैलेंस खराब होने से वो खुद उस दरवाजे में गिर जाता है। अब कहानी में आगे करण खून को थूकते हुए खड़ा होने की कोशिश करता है पर सब कोशिश बेकार हो जाती हैं। करण तो हिलने तक में असमर्थ था। करण बार बार इधर उधर देख रहा था पर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था। तभी अचानक से सारी गुफा में रोशनी हो जाती है। करण का तो डर से हाल ही बेहाल था पर फिर भी वो हिम्मत नहीं हार रहा था। किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि मेरी शांति भंग करे? कौन है जिसने मेरी वर्षों की नींद खराब की? क्या अब मरने के बाद भी मुझे शांति से नहीं रहने दोगे? करण ने इस बार तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खून की उल्टी कर दी थी। करण सोचता केवल आवाज़ से प्रहार, क्या ये कोई ध्वनि तकनीक है और क्या ध्वनि तकनीक इतनी खतरनाक होती है? करण कुछ बोलता उससे पहले ही दोबारा से उसको आवाज़ सुनाई देती है, एक तुच्छ गन लेबल के योद्धा में इतना साहस कि मेरी नींद खराब करे। कौन हो तुम और यहाँ किस मकसद से आए हो? करण तो जमीन पर लेटा हुआ था क्योंकि उसकी लगभग सारी शक्ति खत्म हो गई थी। वो तो इस बार उस आवाज़ ने प्रहार नहीं किया वरना करण तो स्वर्ग से धार जाता।
करण लेटे हुए ही बोलता है, हे महान पूर्वज योद्धा, मैं सिंह दल से राणा कमल सिंह का पोता और राणा सुरेश सिंह का पुत्र करण सिंह आपको प्रणाम करता हूँ। मैं यहाँ किसी गलत मकसद से नहीं आया बल्कि एक दुर्घटना का शिकार होकर यहाँ पहुँच गया हूँ। मुझे माफ़ कीजिए, मेरा आपको परेशान करने का कोई इरादा नहीं था। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। अच्छा, तो तुम सिंह दल से तभी तो तुम यहाँ तक पहुँच पाए, वरना रास्ते में ही तुम्हारे शरीर के टुकड़े हो गए होते बालक। इस मकबरे में केवल सिंह वंश का योद्धा ही आ सकता है, लेकिन तुम तो बहुत कमज़ोर निकले। तुम जानते हो यहाँ क्या दफन है? नहीं ना, जानते भी नहीं होंगे, क्योंकि कई हजार सालों पहले मैंने ये मकबरा मेरे आखिरी समय के लिए बनाया था। इतना कहकर वो आवाज़ शांत हो जाती है। करण हिम्मत करके बोलता है, लेकिन पूर्वज, हमारे सिंह दल में किसी को भी इस मकबरे की जानकारी नहीं है, और मैंने भी आज तक कभी भी कालमाया जंगल में मकबरे के बारे में नहीं सुना है। हा 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 हा, कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने इस मकबरे के बारे में नहीं, कि तुमने मेरे मकबरे के बारे में नहीं सुना है। मैं हूँ सिंह वंश का संस्थापक भस्मा सिंह और धरती लोक का पहला डेस्ट्रॉयर रैंक का योद्धा। करण उस योद्धा की बात सुनकर उनको प्रणाम करता हुआ बोलता है, महान पूर्वज, मुझ जैसे तुच्छ गण लेवल के योद्धा को आपके दर्शन पाकर बहुत खुशी हुई। आज तक आपकी मूर्ति को देखा था, आज खुद यहाँ, तो कृपया कर मुझे दर्शन दीजिए। क्या बात है बच्चे, तुम्हें बड़ों से बात करना तो बहुत अच्छे से आता है, पर इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि मैं यहाँ जिस योद्धा के इंतजार में अभी तक रुका हुआ, अगर तुम वो नहीं हुए तो तुम यहाँ से कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। करण कहता है, जी महान पूर्वज, मैं अच्छे से समझ गया कि आप क्या कहना चाहते हैं, पर आप यकीन कीजिए, मैं यहाँ कुछ भी पाने की इच्छा से नहीं आया हूँ, बल्कि एक दुर्घटना की वजह से यहाँ पहुँचा हूँ। ठीक है बच्चे, मैं तुम्हारी बात को मान लेता हूँ, क्योंकि तुम मेरे ही वंश से हो, पर जब तुम यहाँ आ ही गए हो तो तुम्हें मेरे दर्शन करने के लिए मेरी समाधि तक आना होगा। तुम्हें मेरे दर्शन वही होंगे, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है बच्चे, इसमें तुम्हारी जान तक जा सकती है, या फिर तुम गंभीर रूप से घायल हो सकते हो। अगर तुम मेरी समाधि तक पहुँच गए तो तुम सोच भी नहीं सकते तुम्हें कितना लाभ होगा, और शायद ही कोई तुमसे इस धरती लोक पर जीत पाए। तुम इतने काबिल हो जाओगे, तुम्हें इतना धन मिलेगा कि तुम किसी भी बड़े से बड़े साम्राज्य को खड़े खड़े खरीद लो। तुम अपना एक अलग राज्य भी बना सकते हो। सोच लो बच्चे, क्या तुम समाधि तक आना चाहते हो या नहीं? क्योंकि तुम सिंह वंश से हो, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। तुम चाहो तो मना भी कर सकते हो, और मैं तुम्हें सही सलामत जाने दूंगा। यदि तुमने एक बार हाँ कह दिया, फिर मैं भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। सोच लो, समझ लो। तुम्हारे पास 10 मिनट का समय है, उससे पहले जवाब दे देना। यदि तुमने कोई जवाब नहीं दिया, तुम जहां से आए थे वहीं पहुंच जाओगे और दोबारा कभी यहां नहीं आ पाओगे, क्योंकि यहां किसी भी योद्धा को सिर्फ एक बार आने की इजाजत है। इतना कहकर वो आवाज़ शांत हो गई। करण सोचता है, ये एक डेस्ट्रॉयर रैंक के योद्धा का मकबरा है, यहाँ सिर्फ एक बार ही कोई योद्धा आ सकता है। डेस्ट्रॉयर रैंक पर उन्होंने क्या क्या हासिल किया होगा? जिस रैंक का मैं नाम ही पहली बार सुन रहा हूँ कि ऐसी भी कोई रैंक होती है, उस रैंक के योद्धा का मकबरा है ये। आज तो लगता है सोती किस्मत जाग गई है मेरी। सोच क्या रहा है करण, जितना ज़्यादा बड़ा रिस्क उतना ज़्यादा फ़ायदा। क्या पता यहाँ मुझे कोई लेवल बढ़ाने लायक पिल मिल जाए, या कोई ट्रेजर मिल जाए जिससे मैं अपनी लेवल बढ़ाने की स्पीड को बढ़ा सकूँ। करण बोलता है, हे महान पूर्वज, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपके खजाने में कोई ऐसी पिल है जो किसी भी प्रकार के जहर को ख़त्म कर सके? बच्चे, तुम अपनी मर्यादा भूल रहे हो, ये मेरा मकबरा है, यहाँ तुम मुझसे कुछ नहीं पूछ सकते हो जब तक कि तुम मेरी समाधि पर ना पहुंच जाओ। समाधि पर पहुंच जाओ, तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा, और जल्दी से अपना फैसला सुनाओ, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है खराब करने के लिए, समझे? अब जल्दी करो। कौन थे ये महान पूर्वज भस्मा सिंह जो अपने आप को सिंह परिवार का संस्थापक बता रहे थे? क्या जवाब देगा करण पूर्वज भस्मा सिंह की बातों का, या कोई जवाब नहीं दे पाएगा? क्या करण पूर्वज भस्मा सिंह की समाधि तक पहुंच पाएगा, और उसे वहां क्या क्या हासिल होगा? किसकी थी वो शक्ति जिसने शत्रुपा को बचाया, और करण को क्यों नहीं बचाया उसने? क्या लेवल था असल में शत्रुपा तलवार का, जो वो वर्षों बाद भी दिव्य लेवल पर थी? क्या करण उस गुफा से जिंदा बच पाएगा या नहीं? क्या था उस गुफा में ऐसा कि सिस्टम भी नहीं जान पाया? क्या करण को गुफा में कुछ अच्छा खजाना मिलेगा, या खाली हाथ ही रह जाएगा करण को स्कैन की रिपोर्ट सौंपता है, जिससे करण को पता चलता है 10 किलोमीटर आगे साधारण क्षेत्र खत्म हो जाता है और बाहरी क्षेत्र शुरू हो जाता है। अब करण ने गन लेबल हासिल कर लिया था, तो उसके लिए साधारण क्षेत्र के जानवर कोई खतरा नहीं थे। वो आराम से साधारण क्षेत्र में घूम सकता था।
अब करण ने गन लेबल हासिल कर लिया था तो उसके लिए साधारण क्षेत्र के जानवर कोई खतरा नहीं थे। वो आराम से साधारण क्षेत्र में घूम सकता था। कालमाया जंगल को 4 हिस्सों में बांटा गया था। पहला साधारण क्षेत्र जो 50 किलोमीटर तक फैला हुआ था, यहाँ केवल साधारण बिस्ट पाए जाते थे जिनमें कोई ऊर्जा नहीं होती थी, ना ही इनका कोई लेवल था। दूसरा क्षेत्र बाहरी भाग जिसमें लेवल 1 से लेकर लेवल 5 तक के तिलस्मी बिस्ट जानवर पाए जाते थे जिनमें ऊर्जा होता थी और ये महागण लेवल तक के योद्धा से लड़ सकते थे। तीसरा क्षेत्र मध्य भाग जिसमें लेवल 6 से लेकर लेवल 10 तक के तिलस्मी बिस्ट पाए जाते थे जिनके पास जाना मतलब अपनी मौत के पास जाना। यहाँ बाहरी भाग से अधिक शुद्ध ऊर्जा उपस्थित होती हैं। चौथा क्षेत्र अंदरूनी भाग जिससे बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी, बस ऐसा कहा जाता था कि यहाँ लेवल 10 से ऊपर के तिलस्मी बिस्ट से लेकर शायद दिव्य लेवल तक के तिलस्मी बिस्ट पाए जाते थे। यहाँ प्राकृतिक शुद्ध ऊर्जा बहुत घनी होती है। करण आज शिकार करने के मूड में था, इसलिए उसने तलवार को हाथ में लिया और जंगल की तरफ अपनी फेदर लाइटनिंग तकनीक का इस्तेमाल करके बढ़ गया। करण ने आधी रात में साधारण क्षेत्र में हाहाकार मचा दिया। उसकी तलवार ने साधारण क्षेत्र के जानवरों को ऐसे काटा जैसे कोई मक्खन काट रहा हो। सारे जानवर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, पर करण किसी पर भी रहम नहीं दिखा रहा था। उसने आधी रात तक शिकार किया। आधे दिन में उसने हजारों जानवरों को मौत की नींद सुला दिया था। करण ने सभी जानवरों से काम के सामान लिए और उनकी लाशों को वही जंगल में जानवरों का खाना बनने के लिए छोड़ दिया। आधे घंटे में करण वापस गुफा में आ गया। करण जब गुफा में पहुंचा तब तक सुबह हो गई थी। सूरज की पहली किरण जैसे ही गुफा पर गिरी, गुफा में एक फूल की खुशबू सारी गुफा में फैल गई। करण की सारी थकान उस फूल की खुशबू से मिट गई। करण उस फूल को देखता है और सोचता है, जिस दिन मैं गुफा में आया था उस दिन तो ये फूल मुरझाया हुआ था और आज बिल्कुल खिला हुआ है। करण को कुछ गड़बड़ लगी। उसने फूल के पास जाकर देखा पर उसको कुछ नहीं मिला। उसने सिस्टम से गुफा को दोबारा स्कैन करने को कहा। करण उस फूल को हाथ लगाने के लिए आगे बढ़ता है। करण ने फूल तोड़ने के लिए जैसे ही फूल को हाथ लगाया, गुफा में अचानक से हलचल होने लगती है। ऐसा लगता है जैसे भूकंप आ गया हो। करण भी अपना बैलेंस नहीं बना पाता और वही गिर जाता है। धीरे धीरे हलचल शांत होती है और एक धम की आवाज के साथ एक दरवाजा खुलता है। करण खड़ा होकर देखता, जिस बिस्तर को वो सोने के लिए इस्तेमाल करता था हकीकत में उसके नीचे एक तहखाना था। तभी तो आज तक इस रहस्य को नहीं ढूंढ पाया, भला बिस्तर पर कौन शक करता। करण कुछ सोचता उससे पहले ही सिस्टम बोलती है, होस्ट मैंने सारी गुफा को स्कैन कर लिया है। ऐसा लगता है ये किसी महान योद्धा की कब्र या फिर उनका गुप्त साधना स्थल है। इस तहखाने से बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी महसूस हो रही है। आपको सावधान रहना होगा, अंदर कुछ भी हो सकता है। क्या आप अंदर जाने की सोच रहे हैं? करण कुछ देर सोचता है, फिर अपना मन बना लेता है कि जो होगा देखा जाएगा। अगर कोई खजाना हाथ लग गया तो उसकी किस्मत और नहीं लगा तो कुछ तो मिलेगा ही। करण हिम्मत करके आगे बढ़ने लगता है, पर अचानक से उसका पैर मुड़ जाता है और वो सीधा उस दरवाजे में गिर जाता है। करण बहुत तेजी से नीचे गिर रहा था। ऐसा लग रहा जैसे उस गड्ढे का कोई अंत ही नहीं था। करण जैसे जैसे नीचे गिर रहा था उस पर अदृश्य दबाव पड़ने लगता है, जिससे करण की शक्तियों में हलचल होने लगती हैं। करीब 20 मिनट हो गए पर अभी तक जमीन का कोई अता पता नहीं। करण सोचता है, पता नहीं कितनी गहराई में जाकर गिरूंगा। अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो शायद मेरी कुछ हड्डियां जरूर टूट जाएगी। करण कुछ सोचता है और अपनी फेदर लाइटनिंग तकनीक से नीचे की ओर बढ़ने लगता है। तभी सिस्टम करण से बोलती हैं, होस्ट ऐसी गलती ना करे। नीचे कुछ भी हो सकता है, कोई खतरनाक जानवर या कुछ और खतरनाक जिससे लड़ने के लिए आपको शक्ति की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए शक्तियों को बचा कर रखे। करण भी अपनी तकनीक का इस्तेमाल करना बंद कर देता है। करण को नीचे गिरते हुए 45 मिनट हो गए थे, तब जाकर उसको मिट्टी की खुशबू आने लगी थी। करण अपनी शक्तियों से अपने शरीर को स्थिर करता है और थोड़ी देर में वो जमीन पर लैंड करता है। करण जमीन पर पहुंचकर चैन की सांस लेता है। करण देखता है चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। करण अपनी व्हाइट लोड्स फायर से उजाला करता है। तभी करण को एक आवाज सुनाई देती है, किसकी हिम्मत हुई जो मेरी नींद में परेशानी पैदा कर रहा है। करण तो उस आवाज के प्रेशर से ही खून की उल्टी करने लगता है और चारों तरफ देखने लगता है, पर उसको कोई दिखाई नहीं देता है। करण काफी घबरा जाता है। करण सोचता है, क्या किस मुसीबत की मोल ले लिया तूने करण, जिसकी आवाज ही इतनी दमदार है, वो खुद कितना शक्तिशाली होगा। एपिसोड 48 गुफा का विशाल दरवाजा। अब तक कहानी में
करण खून को थूकते हुए खड़ा होने की कोशिश करता है पर सब कोशिश बेकार हो जाती हैं। करण तो हिलने तक में असमर्थ था। करण लेटे हुए ही बोलता है, हे महान पूर्वज योद्धा, मैं सिंह दल से राणा कमल सिंह का पोता और राणा सुरेश सिंह का पुत्र करण सिंह आपको प्रणाम करता हूँ। अच्छा, तो तुम सिंह दल से तभी तो तुम यहाँ तक पहुँच पाए, वरना रास्ते में ही तुम्हारे शरीर के टुकड़े हो गए होते बालक। इस मकबरे में केवल सिंह वंश का योद्धा ही आ सकता है, लेकिन तुम तो बहुत कमजोर निकले। मैं हूँ सिंह वंश का संस्थापक भस्मा सिंह और धरती लोक का पहला डेस्ट्रॉयर रैंक का योद्धा। करण उस योद्धा की बात सुनकर उनको प्रणाम करता हुआ बोलता, आज तक आपकी मूर्ति को देखा था, आज खुद यहाँ, तो कृपया कर मुझे दर्शन दीजिए। तुम मेरे ही वंश से हो, पर जब तुम यहाँ आ ही गए हो तो तुम्हें मेरे दर्शन करने के लिए मेरी समाधि तक आना होगा। तुम्हें मेरे दर्शन वही होंगे, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है बच्चे, इसमें तुम्हारी जान तक जा सकती है या फिर तुम गंभीर रूप से घायल हो सकते हो। सोच लो बच्चे, क्या तुम समाधि तक आना चाहते हो या नहीं? क्योंकि तुम सिंह वंश से हो इसलिए मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। यदि तुमने एक बार हाँ कह दिया फिर मैं भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। जल्दी से अपना फैसला सुनाओ, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है खराब करने के लिए, समझे? अब जल्दी करो। करण जल्दी जल्दी सोचने लगता है और फिर हाँ कर देता है। ठीक है महान पूर्वज भस्मा सिंह जी, मैं एक बार कोशिश करना चाहता हूँ। जब मैं यहाँ पहुँच ही गया हूँ और यहाँ केवल एक बार ही आया जा सकता है तो मैं कोशिश जरूर करना चाहूँगा। जो होगा देखा जाएगा, पर यदि मैं ऐसे ही चला गया तो मुझे जिंदगी भर अफसोस होगा कि मौका हाथ में था और मैंने अपने कदम पीछे ले लिए। एक बार सिंह वंश वाले मर सकते हैं पर पीछे नहीं हट सकते। हा 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 हा, बहुत खूब बच्चे, तुमने सच में मेरा दिल जीत लिया। यदि तुम सच में मेरी समाधि तक पहुंच गए तो मैं तुम्हें अपनी तरफ एक अलग उपहार दूंगा जो कि बहुत असाधारण होगा। अब जब तुमने हाँ कर दी है तो मैं तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर देता हूँ। यहाँ तुम्हारी हर तरीके की परीक्षा होगी, जिसमें बल, बुद्धि और साहस के साथ साथ तुम्हारी तकनीकों की भी परीक्षा होगी और तुम्हारे हथियार की भी परीक्षा होगी। तुमने मुझे खुश किया है इसलिए तुम्हारी मौत नहीं होगी, लेकिन जहां तुम बेहोश हुए वहीं से बाहर कर दिए जाओगे और तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन ये मत सोचना कि तुम घायल नहीं होगे। मैं सिर्फ तुम्हारी जिंदा रहने में मदद करूंगा, ना कि लड़ने में। आगे आने वाली हर समस्या का तुम्हें खुद सामना करना होगा। यहाँ पर तुम किसी भी ट्रेजर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, समझ गए? आगे 10 कदम सीधे जाने पर तुम्हें एक दरवाजा दिखेगा, उस पर एक सील लगी हुई है। उस सील को केवल तारा लेवल तक का योद्धा ही पार कर सकता है, लेकिन कैसे ये तुम्हें खुद सोचना होगा। इससे ज़्यादा जानकारी देना नियमों के खिलाफ है। इतना बोलकर वो आवाज़ शांत हो गई। करण अब सोचता, पूर्वज ने सच में मेरी जान बख्शकर एक एहसान सा किया है, वरना वो चाहते तो मुझे केवल अपने ध्वनि तकनीक से ही मार देते। करण कुछ सोचता है, फिर हिम्मत करके आगे बढ़ने की सोचता है, पर पहले अपनी सारी शक्ति को वापस संचित करने के बाद करण ने खून रुकने और घाव भरने की पिल के साथ साथ हिराशक पिल को भी खा लिया, जिससे कुछ ही देर में करण पहले जैसा ऊर्जावान हो गया। उसकी सारी एनर्जी लौट आई थी। अब करण आगे बढ़ जाता है। थोड़ी दूरी पर करण को एक गड्ढा सा दिखाई देता है, उसके आगे कोई रास्ता नहीं था। करण सिस्टम से गड्ढे को स्कैन करने को बोलता है तो सिस्टम उसको बताती है कि गड्ढे में कोई खतरा नहीं है। करण सिस्टम की बात सुनकर उस गड्ढे में कूद जाता है। करण धीरे धीरे गड्ढे में जाने लगता है, ऐसा लग रहा था जैसे कोई बल उसको नीचे गिरने से रोक रहा है। ये गड्ढा बिल्कुल सीधा बना हुआ था जो कि जमीन के नीचे जा रहा था। ये बिल्कुल एक कुएं की तरह था। ये कुआं काफी गहरा था, लेकिन कुछ देर बाद करण उसके तल पर पहुंच जाता है। करण चारों तरफ देखता है तो करण उस जगह को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि यहाँ काफी ज्यादा उजाला था। उस जगह बहुत सारे रोशनी वाले पत्थर लगे हुए थे, जिस कारण वहाँ बहुत उजाला था। ये जगह बहुत बड़ी थी और जिस चीज को देखकर करण सबसे ज्यादा चौंका था वह उस जगह के एक छोर पर बना हुआ दरवाजा था। वो दरवाजा लगभग 30 फीट का था, जो बहुत बड़ा लग रहा था। उस दरवाजे के ऊपर कई सारी नक्काशियां की गई थी और दरवाजे के दोनों तरफ 2 सिंह बने हुए थे। उस दरवाजे को देखकर करण बहुत खुश हो जाता है और जल्दी से सिस्टम को उस दरवाजे को स्कैन करने को बोलता है। सिस्टम करण को बताती है, करण यही पूर्वज भस्मा सिंह के मकबरे का दरवाजा, जो 2 सिंह की मूर्ति तुम देख रहे हो, यही है सिंह दल का चिन्ह या प्रतीक है। करण दरवाजे से कुछ ही दूरी पर था। करण दरवाजे की तरफ जाने लगता है पर सिस्टम उसको कुछ गड़बड़ होने की बात बोलता है, जिससे करण रुक जाता है। करण दरवाजे को चारों तरफ से देखता है पर उसको कुछ भी अजीब नहीं दिखाई पड़ रहा था।
करण पास ही पड़े पत्थरों में से एक छोटा सा पत्थर उठाकर कर दरवाजे की तरफ फेंकता है। जैसे ही वह पत्थर उस दरवाजे के पास पहुंचने वाला होता है उससे पहले ही वहां एक अदृश्य दीवार से टकराता है। जैसे ही वह पत्थर उस अदृश्य दीवार से टकराता है वहां पर करण को हल्की नीली और काले रंग की एक दीवार दिखती है। वह पत्थर उस दीवार से टकरा कर नीचे जमीन पर गिर जाता है और वह अदृश्य दीवार भी वापस से गायब हो जाती है। करण सोचता है ये क्या बला है? क्या मकसद था महान पूर्वज भस्मा सिंह का इतनी गहराई में मकबरा बनाने का? इतने सारे रोशनी पत्थरों से जमीन के नीचे उजाला करने का क्या कारण हो सकता था? क्या रहस्य था उस हल्की नीली और काले रंग की अदृश्य दीवार का? जब दरवाजे के उस पार जाना हो था तो उस अदृश्य दीवार को बहा बनाकर क्या करना चाहते थे पूर्वज भस्मा सिंह? क्या लेवल था असल में शत्रुपा तलवार का जो वो वर्षों बाद भी दिव्य लेवल पर थी? क्या करण उस गुफा से जिंदा बच पाएगा या नहीं? क्या था उस गुफा में ऐसा कि सिस्टम भी नहीं जान पाया? क्या करण को गुफा में कुछ अच्छा खजाना मिलेगा या खाली हाथ ही रह जाएगा करण? एपिसोड 49 सील का दिखाई देना। अब तक आपने पढ़ा कि करण उस पूर्वज की समाधि में जाने के बारे में सोच रहा था, तभी वो पूर्वज उसको उनका समय खराब ना करते हुए जल्दी जवाब देने को बोलता है। करण जल्दी जल्दी सोचने लगता है और फिर हाँ कर देता है। ठीक है महान पूर्वज भस्मा सिंह जी, मैं एक बार कोशिश करना चाहता हूँ। जब मैं यहाँ पहुँच ही गया हूँ और यहाँ केवल एक बार ही आया जा सकता है तो मैं कोशिश जरूर करना चाहूँगा, क्योंकि सिंह दल वाले कभी पीछे नहीं हटते हैं। करण की ये बात सुनकर पूर्वज खुश हो जाते हैं। तभी वो पूर्वज करण से बोलते हैं, तुमने मुझे खुश किया है इसलिए तुम्हारी मौत नहीं होगी, लेकिन जहाँ तुम बेहोश हुए वहीं से बाहर कर दिए जाओगे और तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन ये मत सोचना कि तुम घायल नहीं होगे। पूर्वज उसको समाधि तक पहुंचने पर एक उपहार देने को भी बोलते हैं और उसको गुफा के बारे में बताने लगते हैं। आगे 10 कदम सीधे जाने पर तुम्हें एक दरवाजा दिखेगा, उस पर एक सील लगी हुई है। उस सील को केवल तारा लेवल तक का योद्धा ही पार कर सकता है। इससे ज़्यादा जानकारी देना नियमों के खिलाफ है। करण दरवाजे तक जैसे तैसे पहुंच जाता है और दरवाजे की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी सिस्टम उसको दरवाजे को एक बार चेक कर लेने को बोलता है। करण चेक करता है तो वहाँ उसको एक अदृश्य दीवार दिखाई देती है। करण उस दीवार को देखकर सोचता है, अच्छा तो यह है वो सील जिसके बारे में पूर्वज ने जानकारी दी थी। ये सील इस मकबरे की रक्षा करने के लिए बनाई गई है शायद। करण सिस्टम से स्कैन करने को बोलता है। सिस्टम करण को बताती है कि ये सील 24 घंटे में सिर्फ कुछ पल के लिए कमज़ोर होती है। उन कुछ पलों में इस सील के अंदर तारा लेवल से नीचे का योद्धा या कोई भी लेवल 3 तक का तिलस्मी बिस्ट इसके अंदर जा सकता है। करण सिस्टम से पूछता है क्या ऐसा संभव है, क्योंकि पूर्वज ने बताया था इसमें सिंह दल के अलावा कोई और नहीं आ सकता है। हाँ होस्ट, मैंने जो बताया है वो सच है। इसमें उन कुछ पलों में सिंह दल का कोई भी मेंबर या तिलस्मी बिस्ट अंदर जा सकता है। बिस्ट के लिए यहाँ कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है, केवल उसका लेवल 4 से कम होने के अलावा। करण कुछ सोचते हुए कहता है, लेकिन सिस्टम उस कुछ पल के समय का पता कैसे चलेगा कि ये सील किस समय पर कमज़ोर है? करण की बात सुनकर सिस्टम बोलती हैं, ये पता लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसा 24 घंटों में सिर्फ कुछ पलों के लिए होता है, लेकिन उन कुछ पलों में ये सील दिखने लगती हैं। पहले भी ऐसा कई बार हुआ है जब काफ़ी लोगों ने इस सील को चमकते हुए देखा है, लेकिन कोई भी योद्धा इस सील के अंदर नहीं जा सके, क्योंकि वो सब सिंह वंश के नहीं थे, ऊपर बहुत ऊपर के लेवल के थे। जैसा आपको पूर्वज ने बताया कि इस सील को केवल तारा लेवल से नीचे का योद्धा ही पार कर सकता है, क्योंकि इस सील को इतने कम लेवल वाले योद्धा से कोई खतरा नहीं होता था। करण सिस्टम की बात सुनकर कहता है, क्या ये इतना आसान है? लेकिन पूर्वज ने तो बहुत डरा दिया था उस समय पर। हाँ होस्ट, ये बहुत आसान है, लेकिन इस चीज़ के बारे में किसी को नहीं पता था आज तक। आप पहले इंसान हो जिसको ये बात पता है, वो भी आपको पूर्वज ने बता दिया। इसलिए होस्ट, आपको उस पल तक दरवाजे पर नज़र रखनी होगी जब तक आपको वो सील दिखाई नहीं देने लग जाती। आपको पूरा ध्यान दरवाजे पर केंद्रित करना है। होस्ट, आप फिलहाल अपने ध्यान को दरवाजे पर केंद्रित करके रखिए, वो पल किसी भी समय आ सकता है। करण अब उस दरवाजे पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। करण को रात से सुबह हो गई, पर उसने एक पल के लिए भी अपनी आंखें उस दरवाजे पर नहीं हटाई। करण की आंखें एक जगह केंद्रित रखने की वजह से लाल हो गई थी। रात से सुबह हो गई, पर यह सील अभी तक कमज़ोर क्यों नहीं पड़ी? मैं कल रात से ऐसे ही खड़ा हूँ, अब तो पैरों में अकड़न आने लगी है। करण अपने आप से ही बात करने लगता है, तभी एकदम से उस दरवाजे के आगे की जगह चमकने लगती हैं और वह अदृश्य दीवार या सील दिखने लगती हैं।
सिस्टम करण को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उस सील के अंदर जाने को कहता है, क्योंकि पता नहीं सील कितनी देर के लिए दिखाई दी है या कमज़ोर पड़ी है। करण जल्दी से अपनी सारी शक्ति को अपने शरीर में प्रवाहित करता है और अपनी फेदर लाइटनिंग तकनीक को एक्टिवेट करके बिजली की गति से भी तेजी से दरवाजे की तरफ भागता है। जैसे ही करण सील के अंदर पहुंचता है, सील दोबारा से गायब हो जाती हैं। करण सोचता है अगर एक क्षण की भी देरी हो जाती तो उसको दोबारा से 24 घंटे इंतज़ार करना पड़ता। करण उस सील के अंदर जाकर खुशी से अपना एक मुक्का जमीन पर दे मारता है और खुशी से चिल्लाता है, मैंने कर दिखाया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टम, अगर तुम नहीं होती तो शायद ही मैं इस सील को पार कर पाता। होस्ट, आपने कर दिखाया, आपको बहुत बहुत बधाई हो और मेरा काम तो आपकी मदद करना ही है, इसमें धन्यवाद कैसा। होस्ट, इस सील को पार करने के 2 तरीके थे, पहला जो आपने इस्तेमाल किया है, दूसरा रास्ता। जब तक इस सील को जिस योद्धा ने बनाया है उस युद्ध से ताकतवर योद्धा ही इस सील को तोड़ सकता है। अब आप सोचिए, जिस रैंक का आपने जिंदगी में पहली बार जी कर सुना है वैसा योद्धा मिलना कितना दुर्लभ है। आप सोचिए, जब वो योद्धा इस सील से भी ताकतवर होगा तो आपके जैसे कमजोर क्षेत्र में क्यों ही आएगा, वो तो किसी अच्छे और समृद्ध क्षेत्र में रहेगा ना। और वैसे भी किन कल्पना कर सकता है कि इस क्षेत्र में एक डिस्ट्रॉयर रैंक के योद्धा का मकबरा है। करण ने पूरी रात दरवाजे की निगरानी करी थी, इस वजह से वो थक गया था और उसकी आंखें लाल ही गई थीं। करण को कुछ देर आराम की जरूरत थी। करण आराम ना करके अपनी ऊर्जा को वापस प्राप्त करने के लिए साधना करने बैठ जाता है, क्योंकि करण को आगे जाने से पहले अपनी शक्ति को वापस संचित करना बहुत जरूरी था। आगे पता नहीं और क्या क्या करना पड़े। करण अपनी सारी शक्ति को वापस संचित करके ताज़ा और हल्का महसूस कर रहा था। अब उसको आराम की जरूरत नहीं थी, उसकी आंखें भी वापस से सामान्य हो गई थी। करण अब उस दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़ा था और उस दरवाजे की नक्काशी को निहार रहा था और बारीकी से दरवाजे की जांच कर रहा था। क्या करण दरवाजे को खोल पाएगा और क्या क्या हासिल कर पाएगा इस गुफा से? क्या क्या मुसीबत छिपी हुई थी दरवाजे के उस पार? किस तरह से करण उन मुसीबतों का सामना करेगा? क्या सच में इस दुनिया में डिस्ट्रॉयर रैंक का कोई योद्धा अब भी मौजूद होगा? क्या मकसद था महान पूर्वज भस्मा सिंह का इतनी गहराई में मकबरा बनाने का? जब दरवाजे के उस पार जाना ही था तो उस अदृश्य दीवार को बहा बनाकर क्या करना चाहते थे पूर्वज भस्मा सिंह? क्या लेवल था असल में शत्रुपा तलवार का जो वो वर्षों बाद भी दिव्य लेवल पर थी? क्या करण उस गुफा से जिंदा बच पाएगा या नहीं? क्या था उस गुफा में ऐसा कि सिस्टम भी नहीं जान पाया? क्या करण को गुफा में कुछ अच्छा खजाना मिलेगा या खाली हाथ ही रह जाएगा करण? एपिसोड 50 प्लीज डोंट रीड सॉरी। अब तक आपने पढ़ा कि करण के मारे जाने से एक बार तो विवेक को अच्छी नहीं लगता है, पर फिर वो अपने आप में पागलों की तरह हंसने लगता है। विवेक करण को हकीकत में मरा हुआ मानकर उसके भाई के लिए खुश होता है कि अब उसके भाई को प्रतियोगिता जीतने से कोई नहीं रोक सकता था। विवेक करण से नफरत के चक्कर में सच्चाई के पता भी नहीं लगाता है और करण को मरा हुआ मानकर अपने पिता जीजी को सूचना देने महल के लिए निकल जाता है। करण के शरीर में अचानक से हलचल होने लगती हैं और करण को असहनीय दर्द होने लगता है तो उसकी नींद खुल जाती है। करण अपने शरीर का निरीक्षण करता है तो उसको ऊर्जा का तूफान बनता हुआ दिखता है। करण सिस्टम से इसका कारण पूछता है तो सिस्टम उसको कल की सारी जानकारी देता है और उसके शरीर में अनियंत्रित ऊर्जा के बारे में भी बताता है। सिस्टम करण को उस ऊर्जा को कंट्रोल करने के लिए साधना में बैठने की सलाह देता है, साथ में अपने स्टार को भी बढ़ाने की बोलती है, साथ में करण को जल्दी करने को भी कहती हैं वरना इसके गंभीर परिणाम हो सकते थे। करण जल्दी से साधना में बैठ जाता है और ऊर्जा को नियंत्रित करने लगता है। उसके शरीर में मौजूद ऊर्जा का तूफान को जैसे ही पता चलता है कि करण उसकी नियंत्रित कर रहा है वो और तेज गति करने लगता है। करण थोड़ी देर में ऊर्जा पर हल्का सा कंट्रोल कर लेता है जिससे उसका दर्द कम हो जाता है और ऊर्जा का तूफान हल्का सा स्लो हो जाता है। अब कहानी में आगे, करण ने ऊर्जा के तूफान पर थोड़ा कंट्रोल कर लिया था जिससे अब ऊर्जा का तूफान हल्का होने लगता है और ऊर्जा करण की आत्मिक ऊर्जा में मिल रही थी। करण अब आत्मिक ऊर्जा को डेंटियन तक लेकर जा रहा था जिससे कि उसका स्टार बढ़ाया जा सके। करण अभी महर्षि लेवल के 6वें स्टार पर था और अब 7वें स्टार के लिए मेहनत कर रहा था। हर स्टार के बीच ताकत का अंतर देखने को तो महज 10 हाथी का था, केवल गण लेवल तक, लेकिन हकीकत में 10 हाथी कोई छोटी ताकत नहीं थी। एक हाथी की ताकत ही नॉर्मल इंसान को मारने के लिए काफ़ी थी। यहाँ पर तो बात 10 हाथी की हो रही थी और करण को तो हर लेवल पर एक हाथी की ज़्यादा ताकत मिलती थी। करण लगातार अपने डेंटियन में ऊर्जा को भेज रहा था।
जिससे कि अपने अगले स्टार की बाधा को तोड़ सके, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। करण अब महर्षि लेवल के 6वें स्टार पर था और 7वें स्टार की बाधा को तोड़ने के लिए आत्मिक ऊर्जा को डेंटियन में भेज रहा था। उसका डेंटियन उसने शुरुआत में ही इतना मजबूत कर लिया था कि महगन लेवल तक की आत्मिक ऊर्जा का सामना करने से भी उसका डेंटियन सुरक्षित था। सिस्टम ने पहले ही हेवनली कल्टीवेशन मेथड से कल्टीवेशन करवाने से पहले करण को ऊर्जा के माध्यम से डेंटियन को मजबूत करवाया था ताकि करण को आगे दिक्कत ना हो। इस दुनिया में 3 तरह के कल्टीवेटर होते थे, जैसे बॉडी कल्टीवेटर, आत्मा कल्टीवेटर और ऊर्जा कल्टीवेटर। सिस्टम करण को तीनों तरह से तैयार करना चाहती थी। करण के शरीर में देवता लेवल की आत्मा निवास करती थी, तो उसकी आत्मा पहले से ही देवता रैंक पर थी, जो इस ग्रह की हाईएस्ट रैंक से बहुत आगे थी। करण को ऊर्जा का पहले ही हेवनली मेथड दे दिया था सिस्टम ने, अब बचा बॉडी कल्टीवेशन, जिसकी शुरुआत मार्मिक बिंदुओं को खोलकर कर दी थी। सिस्टम करण को तीनों तरीकों से तैयार करना चाहता था, जिसमें से आत्मा संबंधी समस्या तो करण के साथ थी नहीं। सिस्टम को अब सिर्फ 2 पहलुओं पर ध्यान देना था, जिसमें से एक के लिए तो उसने करण को इस वर्ल्ड का सबसे बेस्ट तरीका बताया था। अब केवल सिस्टम को करण को बॉडी कल्टीवेटर बनाना था, लेकिन ये काम सिस्टम अभी नहीं करना चाहता था। वो करण के महागण लेवल पर पहुंचने का इंतजार कर रहा था ताकि करण को ज़्यादा दिक्कत ना हो। असल में ऊर्जा कल्टीवेटर बनना बहुत आसान होता है, लेकिन बॉडी कल्टीवेटर और आत्मा कल्टीवेटर बनना बहुत मुश्किल होता है। करण की किस्मत अच्छी थी कि वो पहले से आत्मा के उच्च लेवल पर पहुंच गया, अब उसको केवल कुछ तकनीक के माध्यम से अपनी आत्मा का इस्तेमाल करना सीखना था। इस दुनिया में आत्मा कल्टीवेटर बनना सबसे कठिन था। इस दुनिया में आत्मा कल्टीवेटर बनने का रास्ता सबसे कठिन था, उससे सरल बॉडी कल्टीवेटर का रास्ता था और सबसे ज़्यादा सरल एनर्जी कल्टीवेटर बनने का रास्ता था। इसलिए ही इस दुनिया में आत्मा कल्टीवेटर केवल वैध ही बनते थे, वो भी गिने चुने। बॉडी कल्टीवेटर तो हर सिटी में 10-5 मिल जाते थे, पर आत्मा कल्टीवेटर मुश्किल से 1 और एनर्जी कल्टीवेटर तो हर घर में मिल जाते थे। एनर्जी कल्टीवेटर की जिस तरह रैंक होती थी, ठीक उसी प्रकार बॉडी कल्टीवेटर और आत्मा कल्टीवेटर की रैंक भी होती थी। आज तक सिर्फ एक ही योद्धा ऐसा हुआ था जिसने तीनों तरह के कल्टीवेशन को सीखा था, पर महारत तो वो भी 2 को ही कर पाया था। आत्मा के कल्टीवेशन को तो वो भी नहीं महारत कर पाया। करण का जुनून जो था कि उसको जल्द से जल्द ताकतवर बनना है, उसका फ़ायदा ही सिस्टम उठाना चाहता था। पर शायद सिस्टम को पता नहीं था कि दिव्य लोक में जहाँ से देवता करण आया था, वहाँ ऐसे कल्टीवेटर हजारों की संख्या में दिख जाते थे। करण के दिव्य लोक में तीनों तरह की कल्टीवेशन करने वालों की इज्जत ही नहीं होती थी। हाँ, बस इनको ठीक ठाक माना जाता था, जबकि 1 तरह की या 2 तरह की कल्टीवेशन करने वालों को तो कचरा समझा जाता था। दिव्य लोक में 5 से 7 तरह की कल्टीवेशन थी, जिसके बारे में धरती पर तो शायद ही किसी ने सुना हो, क्योंकि दिव्य लोक धरती से बहुत ही अधिक दूर अलग ही आयाम में था। करण की लगातार मेहनत से अब उस लेवल अप की बाधा में हल्की दरार पड़ने लगी थी, जिससे करण का दर्द बिल्कुल खत्म सा हो गया था। लगभग 2 घंटे बाद आखिरकार करण ने लेवल की बाधा को पूरी तरह तोड़ दिया और अपना 1 स्टार बढ़ा लिया। करण अब महर्षि लेवल के 7वें स्टार पर पहुंच गया था। करण के शरीर का दर्द जरूर कम हो गया था, पर वो ऊर्जा का तूफान अभी भी शांत नहीं हुआ था। वो अभी भी वातावरण से शुद्ध ऊर्जा को खींच रहा था, जिससे उस तूफान का आकार शायद कुछ ही देर में पहले जैसा या उससे भी ज़्यादा भयंकर हो जाए। क्यों आत्मा कल्टीवेटर बनना बहुत मुश्किल होता था? ऐसी क्या दिक्कत थी कि लोग आत्मा कल्टीवेटर नहीं बनने का रास्ता चुनते थे? क्या करण तीनों तरह के कल्टीवेशन में महारत हासिल कर पाएगा? करण खून को थूकते हुए खड़ा होने की कोशिश करता है, पर सब कोशिश बेकार हो जाती हैं। करण तो हिलने तक में असमर्थ था। करण लेटे हुए ही बोलता है, हे महान पूर्वज योद्धा, मैं सिंह दल से राणा कमल सिंह का पोता और राणा सुरेश सिंह का पुत्र करण सिंह आपको प्रणाम करता हूँ। अच्छा, तो तुम सिंह दल से, तभी तो तुम यहाँ तक पहुँच पाए, वरना रास्ते में ही तुम्हारे शरीर के टुकड़े हो गए होते बालक। इस मकबरे में केवल सिंह वंश का योद्धा ही आ सकता है, लेकिन तुम तो बहुत कमज़ोर निकले। मैं हूँ सिंह वंश का संस्थापक भस्मा सिंह और धरती लोक का पहला डिस्ट्रॉयर रैंक का योद्धा। करण उस योद्धा की बात सुनकर उनको प्रणाम करता हुआ बोलता, आज तक आपकी मूर्ति को देखा था, आज खुद यहाँ, तो कृपया कर मुझे दर्शन दीजिए। तुम मेरे ही वंश से हो, पर जब तुम यहाँ आ ही गए हो तो तुम्हें मेरे दर्शन करने के लिए मेरी समाधि तक आना होगा। तुम्हें मेरे दर्शन वही होंगे, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है बच्चे, इसमें तुम्हारी जान तक जा सकती है या फिर तुम गंभीर रूप से घायल हो सकते हो। सोच लो बच्चे, क्या तुम समाधि तक आना चाहते हो या नहीं? क्योंकि तुम सिंह वंश से हो, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ।
यदि तुमने एक बार हाँ कह दिया फिर मैं भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। जल्दी से अपना फैसला सुनाओ, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है खराब करने के लिए, समझे? अब जल्दी करो। अब कहानी में आगे। करण जल्दी जल्दी सोचने लगता है और फिर हाँ कर देता है। ठीक है महान पूर्वज भस्मा सिंह जी, मैं एक बार कोशिश करना चाहता हूँ। जब मैं यहाँ पहुँच ही गया हूँ और यहाँ केवल एक बार ही आया जा सकता है तो मैं कोशिश ज़रूर करना चाहूँगा। जो होगा देखा जाएगा, पर यदि मैं ऐसे ही चला गया तो मुझे ज़िंदगी भर अफसोस होगा कि मौका हाथ में था और मैंने अपने कदम पीछे ले लिए। एक बार सिंह वंश वाले मर सकते हैं पर पीछे नहीं हट सकते। हा 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 हा, बहुत खूब बच्चे, तुमने सच में मेरा दिल जीत लिया। यदि तुम सच में मेरी समाधि तक पहुंच गए तो मैं तुम्हें अपनी तरफ एक अलग उपहार दूंगा जो कि बहुत असाधारण होगा। अब जब तुमने हाँ कर दी है तो मैं तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर देता हूँ। यहाँ तुम्हारी हर तरीके की परीक्षा होगी, जिसमें बल, बुद्धि और साहस के साथ साथ तुम्हारी तकनीकों की भी परीक्षा होगी और तुम्हारे हथियार की भी परीक्षा होगी। तुमने मुझे खुश किया है इसलिए तुम्हारी मौत नहीं होगी, लेकिन जहां तुम बेहोश हुए वहीं से बाहर कर दिए जाओगे और तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन ये मत सोचना कि तुम घायल नहीं होगे। तुमने मुझे खुश किया है इसलिए तुम्हारी मौत नहीं होगी, लेकिन जहां तुम बेहोश हुए वहीं से बाहर कर दिए जाओगे और तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन ये मत सोचना कि तुम घायल नहीं होगे। मैं सिर्फ तुम्हारी जिंदा रहने में मदद करूंगा, ना कि लड़ने में। आगे आने वाली हर समस्या का तुम्हें खुद सामना करना होगा। यहाँ पर तुम किसी भी ट्रेजर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, समझ गए? आगे 10 कदम सीधे जाने पर तुम्हें एक दरवाजा दिखेगा, उस पर एक सील लगी हुई है। उस सील को केवल तारा लेवल तक का योद्धा ही पार कर सकता है, लेकिन कैसे ये तुम्हें खुद सोचना होगा। इससे ज़्यादा जानकारी देना नियमों के खिलाफ है। इतना बोलकर वो आवाज़ शांत हो गई। करण अब सोचता, पूर्वज ने सच में मेरी जान बख्शकर एक एहसान सा किया है, वरना वो चाहते तो मुझे केवल अपने ध्वनि तकनीक से ही मार देते। करण कुछ सोचता है, फिर हिम्मत करके आगे बढ़ने की सोचता है, पर पहले अपनी सारी शक्ति को वापस संचित करने के बाद करण ने खून रुकने और घाव भरने की पिल के साथ साथ हिराशक्त पिल को भी खा लिया, जिससे कुछ ही देर में करण पहले जैसा ऊर्जावान हो गया। उसकी सारी एनर्जी लौट आई थी। अब करण आगे बढ़ जाता है। थोड़ी दूरी पर करण को एक गड्ढा सा दिखाई देता है, उसके आगे कोई रास्ता नहीं था। करण सिस्टम से गड्ढे को स्कैन करने को बोलता है तो सिस्टम उसको बताती है कि गड्ढे में कोई खतरा नहीं है। करण सिस्टम की बात सुनकर उस गड्ढे में कूद जाता है। करण धीरे धीरे गड्ढे में जाने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बल उसको नीचे गिरने से रोक रहा है। ये गड्ढा बिल्कुल सीधा बना हुआ था जो कि जमीन के नीचे जा रहा था। ये बिल्कुल एक कुएं की तरह था। ये कुआं काफी गहरा था, लेकिन कुछ देर बाद करण उसके तल पर पहुंच जाता है। करण चारों तरफ देखता है तो करण उस जगह को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि यहाँ काफी ज्यादा उजाला था। उस जगह बहुत सारे रोशनी वाले पत्थर लगे हुए थे, जिस कारण वहाँ बहुत उजाला था। ये जगह बहुत बड़ी थी और जिस चीज को देखकर करण सबसे ज्यादा चौंका था वह उस जगह के एक छोर पर बना हुआ दरवाजा था। वो दरवाजा लगभग 30 फीट का था, जो बहुत बड़ा लग रहा था। उस दरवाजे के ऊपर कई सारी नक्काशियां की गई थी और दरवाजे के दोनों तरफ 2 सिंह बने हुए थे। उस दरवाजे को देखकर करण बहुत खुश हो जाता है और जल्दी से सिस्टम को उस दरवाजे को स्कैन करने को बोलता है। सिस्टम करण को बताती है, करण यही पूर्वज भस्मा सिंह के मकबरे का दरवाजा, जो 2 सिंह की मूर्ति तुम देख रहे हो, यही है सिंह दल का चिन्ह या प्रतीक है। करण दरवाजे से कुछ ही दूरी पर था। करण दरवाजे की तरफ जाने लगता है, पर सिस्टम उसको कुछ गड़बड़ होने की बात बोलता है, जिससे करण रुक जाता है। करण दरवाजे को चारों तरफ से देखता है, पर उसको कुछ भी अजीब नहीं दिखाई पड़ रहा था। करण पास ही पड़े पत्थरों में से एक छोटा सा पत्थर उठाकर दरवाजे की तरफ फेंकता है। जैसे ही वह पत्थर उस दरवाजे के पास पहुंचने वाला होता है, उससे पहले ही वहां एक अदृश्य दीवार से टकराता है। जैसे ही वह पत्थर उस अदृश्य दीवार से टकराता है, वहां पर करण को हल्की नीली और काले रंग की एक दीवार दिखती है। वह पत्थर उस दीवार से टकराकर नीचे जमीन पर गिर जाता है और वह अदृश्य दीवार भी वापस से गायब हो जाती है। करण सोचता है, ये क्या बला है? फायर 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 फायर। क्या मकसद था महान पूर्वज भस्मा सिंह का इतनी गहराई में मकबरा बनाने का? इतने सारे रोशनी पत्थरों से जमीन के नीचे उजाला करने का क्या कारण हो सकता था? क्या रहस्य था उस हल्की नीली और काले रंग की अदृश्य दीवार का? जब दरवाजे के उस पार जाना हुआ था तो उस अदृश्य दीवार को बहा बनाकर क्या करना चाहते थे पूर्वज भस्मा सिंह?
क्या लेवल था असल में शत्रुपा तलवार का जो वो वर्षों बाद भी दिव्य लेवल पर थी? क्या करण उस गुफा से जिंदा बच पाएगा या नहीं? क्या था उस गुफा में ऐसा कि सिस्टम भी नहीं जान पाया? क्या करण को गुफा में कुछ अच्छा खजाना मिलेगा या खाली हाथ ही रह जाएगा करण?